हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है WHO एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दिन में कम से कम 30 मिनट तक टमी टाइम जैसे फ्लोर प्ले करनी चाहिए। उन्हें एक समय में एक ही जगह पर जैसे इन हाई चेयर्स, स्ट्रोलर्स और स्ट्रैप टू अ केयरगिवर्स बैक पर 1 घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए और स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स है रीचिंग एंड ग्रास्पिंग फॉर टॉयज, पुशिंग एंड पुलिंग, मूविंग देयर हेड, बॉडी एंड लिम्स ड्यूरिंग सुपरवाइज्ड प्ले ऑन द फ्लोर। 1 से 2 साल के बच्चों के लिए लक्ष्य प्रतिदिन कम से कम 180 मिनट की फिजिकल एक्टिविटीज है, जिसमें फ्री प्ले जैसी एक्टिविटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, डांसिंग, kicking a ball and playing on a tricycle। 3 और 4 साल के बच्चों के लिए लक्ष्य प्रतिदिन कम से कम 180 मिनट की फिजिकल एक्टिविटीज है, जिसमें कम से कम 60 मिनट एक्सरसाइज मीडियम टू हाई इंटेंसिटी वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स रनिंग गेम्स लाइक टैग, प्लेइंग ऑन प्लेग्राउंड इक्विपमेंट, स्किपिंग, हॉपिंग, डांसिंग। साथ ही स्क्रीन टाइम दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के डेवलपमेंट और हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए उन्हें दूसरी एक्टिविटीज में शामिल करने के लिए एनकरेज करें। 5 से 17 साल के बच्चों और किशोरों के लिए सप्ताह भर में औसतन कम से कम 60 मिनट की मीडियम टू हाई इंटेंसिटी वाली ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एक्टिविटी की सलाह दी जाती है। उन्हें हफ्ते में कम से कम 3 दिन मसल्स और बोन्स को मजबूत करने वाली एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस को भी शामिल करना चाहिए। रिक्रिएशन के लिए स्क्रीन टाइम होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। बच्चों को बाहर खेलने और आउटडोर एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए एनकरेज करें। स्क्रीन टाइम को एक इनाम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस आपके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं और आपको सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होती है। ये एक्सरसाइजेस आपके हार्ट और लंग्स को मजबूत करते हैं और आपके ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिस्क वॉकिंग, प्लेग्राउंड एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल जंपिंग, रनिंग, कैचिंग, साइक्लिंग एट अ स्टेडी पेस, डांसिंग, स्विमिंग। विगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं और आपको तेजी से सांस लेने पर मजबूर करते हैं। इन एक्सरसाइजेस में रनिंग, स्विमिंग, साइक्लिंग और डांसिंग शामिल हैं। ये एक्सरसाइजेस आपके हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं और आपको स्वस्थ रहने में मदद करती हैं। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपके शरीर को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए स्क्वाट्स, पुशअप्स और लंजेस जैसी एक्सरसाइजेस आपकी मसल्स को मजबूत बनाते हैं और आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। इनमें आने वाली एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल है क्लाइंबिंग ऑन प्लेग्राउंड इक्विपमेंट सच एज मंकी बार्स, जिम्नास्टिक्स, पुशअप्स, सिटअप्स एंड अदर बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर एग्जाम्पल jumping rope, running and gymnastics। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 18 से 64 वर्ष के वयस्कों को पर वीक 150 से 300 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटी या 75 से 150 मिनट की हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी करनी चाहिए। उन्हें कम से कम 2 दिन मसल्स को मजबूत करने वाले वर्कआउट भी करने चाहिए। ओवरऑल हेल्थ के लिए सेडेंटरी टाइम को सीमित करना भी महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक बैठे रहने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हर घंटे उठकर थोड़ा चलना या स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। 18 से 64 वर्ष के वयस्कों के लिए एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस फॉर एग्जाम्पल ब्रिस्क वॉकिंग, dancing, gardening, house chores, doubles tennis, cycling on level ground। विगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइजेस ऐसे व्यायाम हैं जो आपकी हृदय गति को बढ़ाते हैं
और आपको तेजी से सांस लेने पर मजबूर करते हैं। इन व्यायामों में दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना और नृत्य करना शामिल है। ये व्यायाम आपके हृदय और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपको स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, रनिंग, जॉगिंग, हाइकिंग अपहिल, स्विमिंग लैप्स, सिंगल्स टेनिस, फास्ट साइकिलिंग और स्पिनिंग क्लासेस। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, मसल्स को मजबूत करने वाले वर्कआउट्स आपकी मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये एक्सरसाइजेस बॉडी वेट या रेजिस्टेंस का उपयोग करके किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिफ्टिंग वेट्स, यूजिंग रेजिस्टेंस बैंड्स, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, फॉर एग्जाम्पल पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स। 65 और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए गाइडलाइंस युवा वयस्कों के समान ही है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट एडिशन है। बुजुर्गों को हर वीक कम से कम 150 मिनट तक मीडियम इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटीज या 75 मिनट तक हाई इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटी करनी चाहिए। उन्हें ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे उनका बॉडी बैलेंस बना रहे और वे गिरने से बचें। यह एक्टिविटीज वीक में कम से कम 3 दिन करनी चाहिए। उन्हें वीक में कम से कम 2 दिन ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे उनकी मसल्स मजबूत हों। उन्हें ज्यादा समय तक बैठे या लेटे नहीं रहना चाहिए। शरीर को सक्रिय रखना महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो सकता है और मसल्स में अकड़न हो सकती है। इसलिए हर घंटे में कुछ मिनटों के लिए उठना और चलना जरूरी है। इससे शरीर में ब्लड फ्लो बना रहता है और मसल्स को आराम मिलता है। 65 की एज से ज्यादा के लोगों के लिए एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। एरोबिक एक्सरसाइजेज आपके हार्ट और लंग्स को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। उदाहरण के लिए रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग और डांसिंग सभी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं। ये एक्टिविटीज आपके शरीर को अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करने में मदद करती हैं, जिससे आपके स्टैमिना और ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स आर ब्रिस्क वॉकिंग, dancing, water aerobics and cycling. मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम आपके शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए लिफ्टिंग वेट्स, रेजिस्टेंस बैंड्स एंड चेयर स्क्वाट्स, वॉल पुशअप्स, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेज आपके शरीर को स्थिर रखने और गिरने से बचाने में मदद करते हैं। जैसे आप एक पैर पर खड़े हो सकते हैं या एक सीधी रेखा में चल सकते हैं। ये व्यायाम आपके संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन आर tai chi, योगा, स्टैंडिंग ऑन वन फुट, heel to toe walking and leg raise. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग चलते या बैठते वक्त झुके झुके लगते हैं? किसी के पैर ओ शेप में दिखते हैं तो किसी के पैरों में गैप ही नहीं होता। ये सब सिर्फ बैड हैबिट्स की वजह से नहीं, बल्कि कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कहलाते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन्हें सही किया जा सकता है सिंपल करेक्टिव मेजर्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। हमारा अगला टॉपिक है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और उनके करेक्टिव मेजर्स। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि पोस्चर होता क्या है। जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं या यहाँ तक कि लेटते हैं, तब हम अपने शरीर को जिस अलाइनमेंट में रखते हैं उसी को पोस्चर या आसन कहा जाता है। पोस्चर 2 तरह के हो सकते हैं, गुड पोस्चर और बैड पोस्चर। गुड पोस्चर आपकी बोन्स और जॉइंट्स को सही अलाइनमेंट में रखता है, जिससे मसल्स पर तनाव कम होता है और दर्द को रोकने में मदद मिलती है। लेकिन जब हमारा पोस्चर गलत हो जाता है तो क्या होता है? इससे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज नामक समस्याएं हो सकती हैं। आज हम इन डिफॉर्मिटीज और उन्हें ठीक करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। पोस्चर क्यों महत्वपूर्ण है? गुड पोस्चर आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अलाइन रखता है, जॉइंट्स के वेयर एंड टियर को रोकता है और बैक पेन होने के जोखिम को कम करता है।
जब हम गुड पोस्चर को अपनाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरी ओर पुअर पोस्चर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह गर्दन और पीठ में दर्द कर सकता है, लचीलापन कम कर सकता है और यहाँ तक कि आपके बैलेंस और डाइजेशन को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे हमारी काम करने की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पुअर पोस्चर के कॉमन कारण क्या है। इसमें सबसे पहला है डिजीजेस। कुछ मेडिकल कंडीशंस या क्रोनिक डिजीजेस बॉडी को वीक बना देते हैं, जिससे सही पोस्चर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। रिकेट्स, ओस्टियोपोरोसिस, पोलियो, पॉट्स डिजीज यानी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन, सेरिब्रल पोल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, पार्किंसंस डिजीज उन बीमारियों के एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से हमारा बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है। इंजरीज, एक्सीडेंट्स या स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से बोन्स, जॉइंट्स या मसल्स पर असर पड़ता है। इससे पोस्चर नेचुरली खराब हो सकता है। हेरेडिटरी, कई बार पुअर पोस्चर जेनेटिक्स से जुड़ा होता है, यानी फैमिली में अगर किसी को पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, तो आगे जनरेशंस में भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। हैबिट्स, हमारी डेली हैबिट्स जैसे गलत तरीके से बैठना, ज्यादा देर तक मोबाइल या लैपटॉप यूज करना या एक ही साइड से बैग कैरी करना, ये सब धीरे धीरे पुअर पोस्चर क्रिएट कर देते हैं। मस्कुलर वीकनेस, अगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाते। खासकर बैक और एब्डोमिनल मसल्स की वीकनेस पुअर पोस्चर का बड़ा कारण है। मेंटल एटीट्यूड, कभी कभी व्यक्ति का सोचने और महसूस करने का तरीका भी पोस्चर को अफेक्ट करता है। नेगेटिव एटीट्यूड या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज में भी दिखता है। अंडरनरिशमेंट और मैल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने से बोन्स और मसल्स वीक हो जाते हैं, जिससे बॉडी सही पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाती। फटीग, थकान या फटीग की वजह से बॉडी ऑटोमेटिकली स्लम्प हो जाती है। मतलब थकान में इंसान सीधा खड़ा या बैठा रह ही नहीं पाता। लो सेल्फ एस्टीम, जब किसी का कॉन्फिडेंस कम होता है तो बॉडी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से झुकी हुई या क्लोज्ड दिखाई देती है। पेन, क्रॉनिक पेन या रेगुलर डिस्कम्फर्ट की वजह से बॉडी अपना नेचुरल पोस्चर छोड़कर ऐसा पोस्चर अडॉप्ट कर लेती है जिससे टेम्परेरीली पेन कम लगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में डिफॉर्मिटीज पैदा करता है। आइए कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को देखें। ये समस्याएं अक्सर बचपन में शुरू होती हैं और अगर इन्हें ठीक न किया जाए तो जीवन में बाद में दर्द का कारण बन सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काइफोसिस की। काइफोसिस में स्पाइन का अपर बैक यानी थोरैसिक रीजन का असामान्य तरीके से बाहर की तरफ कर्व हो जाने के कारण होता है, जिससे पीठ गोल और झुकी हुई दिखती है। इसे अक्सर हंचबैक या राउंड शोल्डर भी कहा जाता है। कॉजेज ऑफ काइफोसिस, काइफोसिस यानी स्पाइन का अपर बैक ज्यादा राउंडेड होना कई अलग अलग कारणों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर पोस्चर, जब हम लंबे समय तक झुककर बैठते हैं या फॉरवर्ड हेड पोस्चर रखते हैं तो स्पाइन की थोरैसिक रीजन में कांस्टेंट फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। धीरे धीरे बैक एक्सटेंसर मसल्स वीक हो जाते हैं और स्पाइन की नेचुरल कर्व बढ़कर परमानेंट काइफोसिस बन जाता है। वीक मसल्स, अगर अपर बैक की एक्सटेंसर मसल्स वीक और चेस्ट की पेक्टोरल मसल्स टाइट हों तो बॉडी नेचुरली फॉरवर्ड बेंड में खिंच जाती है। इस मसल इम्बैलेंस से स्पाइन का कर्व बढ़कर काइफोसिस बन जाता है। Structural problems, for example, Scheuermann's disease and congenital kyphosis. Scheuermann's disease में vertebrae, spinal bones की growth uneven and wedge shape होती है, जिससे spine automatically forward curve हो जाती है। Congenital kyphosis में जन्म से ही vertebrae में defect होता है, जिससे curve childhood से ही develop होने लगता है। Age-related causes, for examples, osteoporosis, arthritis and aging. ओस्टियोपोरोसिस में वर्टिब्री की बोन्स वीक होकर कोलैप्स कर जाती हैं, जिससे स्पाइन नेचुरली फॉरवर्ड झुक जाती है। एजिंग और आर्थराइटिस में स्पाइनल डिस्क श्रिंक और जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, जिससे कर्व बढ़ता है। इंजरी और ट्रॉमा, अगर स्पाइन फ्रैक्चर या वर्टिब्रल इंजरी हो तो वर्टिब्री अपनी शेप खोकर आगे की तरफ झुक जाते हैं। रिपीटेड स्ट्रेस भी धीरे धीरे कर्व को बढ़ाता है। स्पाइनल टीबी, पॉट्स डिजीज में वर्टिब्री डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे स्पाइन हम्प की तरह बाहर आ जाता है। पोलियो या मसल वीकनेस डिसऑर्डर्स में मसल स्पाइन को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं कर पाते, जिससे कर्व बढ़ जाता है।
ट्यूमर स्पाइन की बोन या मसल स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकते हैं। रिजल्ट काइफोसिस। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। चाइल्डहुड में मैलन्यूट्रिशन या रिकेट्स यानी विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण बोन्स वीक और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। स्पाइन वीक होने से बॉडी वेट को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाती। रिजल्ट फॉरवर्ड बेंड और काइफोसिस। माइल्ड काइफोसिस ज्यादातर बैड पोस्चर और वीक मसल्स की वजह से होता है और एक्सरसाइजेस से इम्प्रूव हो सकता है। सीवियर काइफोसिस जैसे स्ट्रक्चरल या ओस्टियोपोरोसिस रिलेटेड में मेडिकल ट्रीटमेंट या ब्रेसिंग और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं उन करेक्टिव एक्सरसाइजेज के बारे में जिनसे इस डेफॉर्मिटी को ठीक किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है चिन टक एक्सरसाइज। स्ट्रेट बैठें या खड़े हों। चिन को धीरे धीरे नेक की ओर अंदर खींचे, डबल चिन जैसी पोजीशन। 5 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। यह नेक और अपर स्पाइन अलाइनमेंट सुधारता है। थोरैसिक एक्सटेंशन फोम रोलर एक्सरसाइज। फोम रोलर को अपर बैक के नीचे रखें। हैंड्स को हेड के पीछे रखकर स्लोली बैक को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। इससे थोरैसिक स्पाइन की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। वॉल एंजल्स। वॉल के अगेंस्ट खड़े हों। बैक और हील्स वॉल से टच करें। आर्म्स को स्लोली अप डाउन मूव करें जैसे स्नो एंजल्स बनाते हैं। यह एक्सरसाइज अपर बैक और शोल्डर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। कैट काउ स्ट्रेच। हैंड्स और नीज पर आ जाएं। इनहेल करते हुए स्पाइन को काउ की तरह आर्च करें। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को कैट की तरह राउंड करें। यह एक्सरसाइज स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी और अलाइनमेंट बेहतर करती है। प्रोन बैक एक्सटेंशन। मैट पर पेट के बल लेटें। हाथों को हेड के पीछे या साइड में रखें। स्लोली चेस्ट को ग्राउंड से ऊपर उठाएं और होल्ड करें। इससे बैक एक्सटेंसर मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। चेस्ट स्ट्रेच, डोरवे स्ट्रेच। डोर फ्रेम पर खड़े हों, आर्म्स को साइड्स में रखें और चेस्ट को आगे पुश करें। यह एक्सरसाइज टाइट चेस्ट मसल्स को स्ट्रेच करती है और पोस्चर सुधारती है। योगा आसनास। कुछ योगासन ऐसे हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे भुजंगासन। भुजंगासन पीठ को मजबूत करने और पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। यह आसन शरीर को लचीला बनाता है और तनाव को कम करता है। शलभासना। शलभासन ऊपरी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन योगासन है। यह आसन पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करने और आसन को सुधारने में भी मदद करता है। तड़ासना। ताड़ासन ओवरऑल पोस्चर अलाइनमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण आसन है। यह शरीर को सीधा रखने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस आसन का नियमित अभ्यास शरीर की पोस्चर सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। माइल्ड काइफोसिस में ये एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव हैं। ये एक्सरसाइजेस पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने और पोस्चर को सुधारने में मदद करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से काइफोसिस के लक्षणों को कम किया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार किया जा सकता है। अगर कर्व सीवियर है, 40 डिग्री से ज्यादा या पेन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन जरूरी है। बच्चों और टीनेजर्स में अर्ली हैबिट करेक्शन और एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा फायदा करते हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज लॉर्डोसिस। लोअर बैक यानी लंबर रीजन के एक्सट्रीम इनवर्ट कर्व को लॉर्डोसिस कहते हैं, जिससे बॉडी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है और हिप्स बाहर की ओर निकले हुए दिखते हैं। इसे स्वे बैक या हॉलो बैक भी कहा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुअर पोस्चर। जब हम लंबे समय तक गलत तरीके से बैठते या खड़े रहते हैं, जैसे ज्यादा झुकना, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, तो स्पाइनल अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। लगातार रॉन्ग पोस्चर में स्पाइन अडेप्ट कर लेती है और धीरे धीरे लोअर बैक में एक्सेसिव कर्व डेवलप हो जाता है। वीक कोर मसल्स। कोर मसल्स फॉर एग्जाम्पल एब्स, ऑब्लिक्स, ग्लट्स स्पाइन को सपोर्ट करते हैं। अगर ये मसल्स वीक हो तो स्पाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। नतीजतन बॉडी बैलेंस बनाए रखने के लिए स्पाइन का लोअर पार्ट ज्यादा अंदर की तरफ मुड़ जाता है, जिससे लॉर्डोसिस डेवलप होता है। टाइट मसल्स। लंबे समय तक सिटिंग से हिप फ्लेक्सर्स यानी फ्रंट थाई मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं। टाइट हिप फ्लेक्सर्स पेल्विस को फॉरवर्ड टिल्ट करते हैं। जब पेल्विस आगे झुकता है तो स्पाइन ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ ज्यादा कर्व बना लेता है। ओबेसिटी। एक्सेस फैट।
खासकर एब्डोमेन और हिप्स पर बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे खींचता है। इस लोड को बैलेंस करने के लिए लोअर बैक ज्यादा आंच करता है, जिससे लॉर्डोसिस होता है। प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी का वेट आगे की तरफ होता है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाती है। मदर की स्पाइन ऑटोमेटिकली लोअर बैक को ज्यादा इन्वर्ट कर्व बनाकर बैलेंस करती है। यह टेम्पररी लॉर्डोसिस होता है और डिलीवरी के बाद ज्यादातर इम्प्रूव हो जाता है। स्पाइनल प्रॉब्लम्स। जब एक वर्टेब्रा आगे की ओर स्लिप करता है, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस, तो स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। बॉडी उस इम्बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए लोअर स्पाइन में ज्यादा इन्वर्ट कर्व डेवलप कर लेती है। कंजेनिटल कॉजेज और जेनेटिक कंडीशंस। कुछ लोग जन्म से ही स्पाइन की स्ट्रक्चर में वेरिएशन लेकर पैदा होते हैं। ये स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज नेचुरल कर्व को बढ़ाकर लॉर्डोसिस का कारण बन सकती हैं। अकॉन्ड्रोप्लेसिया एक प्रकार का ड्वार्फिज्म में स्पाइन की ग्रोथ अलग तरीके से होती है, जिससे लॉर्डोसिस कॉमन है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में मसल्स वीक या इम्बैलेंस्ड रहते हैं, स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाते और कर्व बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जिनसे लॉर्डोसिस को करेक्ट किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। पीठ के बल लेटें, नीज बेंड रखें और फीट जमीन पर। लोअर बैक को जमीन से चिपकाते हुए एब्डोमेन को टाइट करें। 5-10 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। स्पाइन की स्टेबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट। नी टू चेस्ट स्ट्रेच। पीठ के बल लेटें और एक नी को चेस्ट की ओर खींचें। कुछ सेकंड होल्ड करें और लेग बदलें। लोअर बैक को स्ट्रेच करता है और एक्सेस कर्व को कम करता है। कैट काउ स्ट्रेच। हैंड्स और नीज पर आकर इनहेल करें और स्पाइन को काउ की तरह आंच करें। एक्सहेल करते हुए स्पाइन को कैट की तरह राउंड करें। यह स्पाइन को फ्लेक्सिबल और बैलेंस्ड रखता है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज। कमर के बल लेटकर नीज बेंड करें। स्लोली हिप्स को ऊपर उठाएं, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में लाएं। यह ग्लट्स और कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे लोअर बैक सपोर्ट मिलता है। चाइल्ड्स पोज। नीज के बल बैठकर आर्म्स को आगे स्ट्रेच करें और चेस्ट को ग्राउंड की ओर ले जाएं। यह लोअर बैक को रिलैक्स करता है और कर्व को रिलीज करता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। जमीन पर बैठें, लेग स्ट्रेट रखें। फॉरवर्ड बेंड होकर टोस को टच करने की कोशिश करें। टाइट हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करता है, जिससे पेल्विक टिल्ट सही होता है। प्लैंक होल्ड। एल्बोज और टोस पर बॉडी को स्ट्रेट लाइन में होल्ड करें। कोर और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे लॉर्डोसिस कंट्रोल होता है। लॉर्डोसिस अगर माइल्ड है तो इन एक्सरसाइजेस से काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। अगर सीवियर पेन, मसल वीकनेस या वॉकिंग डिफिकल्टी हो तो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट जरूरी है। डेली करेक्ट सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है स्कोलियोसिस। जब स्पाइन में साइडवेज कर्व आ जाता है तो इसे स्कोलियोसिस कहते हैं। इससे एक शोल्डर या हिप दूसरे से ऊंचा दिख सकता है। स्कोलियोसिस में दो तरह के कर्व हो सकते हैं, सी कर्व जिसे सिंगल स्कोलियोसिस भी कह सकते हैं और एस कर्व जिसे मल्टीपल स्कोलियोसिस भी कह सकते हैं। स्कोलियोसिस के कई कॉजेस हो सकते हैं, जैसे पुअर पोस्चर, लंबे समय तक एक ही तरफ झुककर बैठना, जैसे हमेशा एक ही कंधे पर बैग लटकाना, एक तरफ झुककर बैठना। इससे मसल इम्बैलेंस हो जाता है, एक साइड की मसल्स टाइट हो जाती हैं और दूसरी साइड की वीक। स्पाइन धीरे धीरे अडेप्ट होकर साइडवेज बेंड हो जाती है। अनइक्वल लेग लेंथ। अगर एक पैर छोटा और दूसरा लंबा हो यानी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, तो बॉडी बैलेंस बनाए रखने के लिए पेल्विस टिल्ट हो जाता है। पेल्विस के टिल्ट से स्पाइन साइडवेज कर्व डेवलप कर लेती है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल पोलियो, सेरिब्रल पोल्जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इन कंडीशंस में मसल्स वीक या अनइक्वल स्ट्रेंथ रखते हैं। स्पाइन को इक्वल सपोर्ट नहीं मिल पाता। वीक साइड पर स्पाइन झुक जाती है, जिससे कर्व यानी स्कोलियोसिस बनता है। कंजेनिटल स्कोलियोसिस यानी जन्मजात स्कोलियोसिस। जब बेबी की स्पाइन या रिब्स बर्थ से ही ठीक से डेवलप नहीं होती, जैसे वर्टिब्री का अनइवन ग्रोथ या फ्यूजन, तो स्पाइन के कुछ हिस्से नॉर्मल ग्रो होते हैं और कुछ नहीं। इससे नेचुरली एक साइड में कर्व आ जाता है। जेनेटिक और हेरेडिटरी फैक्टर्स। स्कोलियोसिस अक्सर फैमिली में चलता है। अगर स्कोलियोसिस पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स में है
तो चाइल्ड में डेवलप होने का रिस्क ज्यादा होता है। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्लियर नहीं है, लेकिन यह जीन्स स्पाइन डेवलपमेंट और मसल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। स्पाइनल इंजरीज और ट्यूमर्स। इंजरी से वर्टिब्री डैमेज हो सकते हैं। ट्यूमर या इन्फेक्शन स्पाइन की ग्रोथ प्लेट या मसल्स को अफेक्ट कर सकता है। यह अनइवन ग्रोथ या वीकनेस पैदा करता है, जिससे स्पाइन कर्व हो जाती है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। इडियोपैथिक का मतलब है एग्जैक्ट कॉज अननोन। यह अक्सर 10 से 18 साल के एडोलेसेंस में होता है। माना जाता है कि यह ग्रोथ स्पर्ट्स के दौरान स्पाइन और मसल्स के अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होता है। अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जिनसे स्कोलियोसिस को करेक्ट किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है पेल्विक टिल्ट। बैक के बल लेटें, नीज बेंड रखें और फीट जमीन पर रखें। लोअर बैक को जमीन से लगाकर एब्डोमेन को टाइट करें। 5 सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। यह स्पाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कैट काउ स्ट्रेच। हैंड्स और नीज पर आ जाएं। इनहेल करते समय काउ की तरह स्पाइन को आंच करें। एक्सहेल करते समय स्पाइन को कैट की तरह राउंड करें। यह स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और अलाइनमेंट सुधारता है। चाइल्ड्स पोज। नीज के बल बैठकर आर्म्स को आगे स्ट्रेच करें और चेस्ट को ग्राउंड पर ले जाएं। यह बैक मसल्स को रिलैक्स करता है और कर्व को बैलेंस करने में मदद करता है। साइड प्लैंक। बॉडी को एक साइड पर रखें, एल्बो और फीट से सपोर्ट लें। हिप को ऊपर उठाकर स्ट्रेट लाइन बनाएं। 15-20 सेकंड होल्ड करें। यह अनइवन मसल्स को बैलेंस करता है। सीटेड साइड स्ट्रेच। ग्राउंड पर बैठकर एक आर्म को ऊपर उठाएं और अपोजिट साइड में बेंड करें। यह साइड मसल्स को स्ट्रेच करता है और कर्वेचर को कंट्रोल करता है। लैटिसिमस डोर्सी स्ट्रेच या वॉल स्ट्रेच। दीवार के सामने खड़े होकर दोनों आर्म्स को ऊपर रखें। स्लोली अपर बॉडी को नीचे की ओर पुश करें। यह बैक मसल्स को इलोंगेट करता है। योगासनास। कुछ योगासन ऐसे हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे तड़ासना। ताड़ासन एक बुनियादी आसन है जो आपके शरीर को मजबूत करने और आसन को सुधारने में मदद करता है। यह आसन आपको जमीन पर स्थिर रहने और अपने शरीर को सही ढंग से संरेखित करने के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन आपके साइड मसल्स को संतुलित करने में मदद करता है। यह आसन शरीर को एक त्रिकोण आकार में लाता है, जिससे साइड की मांसपेशियों पर खिंचाव आता है और वे मजबूत होती हैं। यह आसन संतुलन और स्थिरता में सुधार करता है। वृक्षासन। वृक्षासन एक योगासन है जो संतुलन और रीढ़ की स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आसन शरीर को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। यह पैरों, टखनों और रीढ़ को मजबूत करता है। यह आसन साइटिका से राहत दिलाने में भी मदद करता है। माइल्ड स्कोलियोसिस में ये एक्सरसाइजेस काफी मदद करती हैं। ये एक्सरसाइजेस पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद करते हैं। अगर कर्व 20 डिग्री से ज्यादा है या पेन है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। बच्चों और टीनेजर्स में अर्ली स्टेज डिटेक्शन और एक्सरसाइजेस सबसे इफेक्टिव रहते हैं। इसलिए बच्चों में एक्सरसाइज की आदत डालना बहुत जरूरी है ताकि वो स्वस्थ रहें। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज नॉक नीज, यानी घुटनों का आपस में टकराना। नॉक नीज या जनुवाल्गम एक ऐसी स्थिति है जहां नीज आपस में टकराते हैं जबकि एंकल्स दूर रहते हैं। यह छोटे बच्चों में आम है और आमतौर पर 7 या 8 साल की उम्र तक अपने आप ठीक हो जाता है। नॉक नीज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रिकेट्स। रिकेट्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं क्योंकि उनमें मिनरलाइजेशन ठीक से नहीं होती। जब बच्चा वॉक करना शुरू करता है तो बॉडी वेट वीक बोन्स पर अनइक्वल प्रेशर डालता है। यह प्रेशर अंदर की तरफ ज्यादा पड़ता है जिससे नीज अंदर झुक जाते हैं और नॉक नी डेवलप हो जाता है। ओबेसिटी। एक्स्ट्रा बॉडी वेट नीज पर एक्सेस लोड डालते हैं। यह लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अंदर की तरफ ज्यादा दबाव डालता है। धीरे धीरे नीज आपस में मिलने लगते हैं और एंकल गैप बढ़ जाता है। वीक मसल्स। वीक हिप एब्डक्टर्स और थाई मसल्स लेग्स को प्रॉपर अलाइनमेंट में होल्ड नहीं कर पाते। इससे नीज धीरे धीरे अंदर की तरफ ड्रिफ्ट हो जाते हैं।
इम्प्रॉपर वॉकिंग हैबिट्स। कुछ बच्चे चलने के दौरान रॉन्ग पैटर्न, जैसे पैरों को अंदर की तरफ रखकर चलना, डेवलप कर लेते हैं। समय के साथ यह हैबिट बोन ग्रोथ और लेग अलाइनमेंट को अफेक्ट करती है, जिससे नॉक नी हो सकता है। जेनेटिक और हेरेडिटरी फैक्टर्स। अगर पेरेंट्स या फैमिली में नॉक नी की हिस्ट्री है तो बच्चा भी इनहेरिटेड बोन ग्रोथ पैटर्न ले सकता है। इससे नेचुरल अलाइनमेंट नीज को अंदर की तरफ झुका देता है। इंजरी और ट्रॉमा। अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ प्लेट यानी एपिफाइसिस के पास इंजरी हो जाए तो लेग अनइवन ग्रो करता है। यह अनइवन ग्रोथ नीज को इनसाइड कर्व में डाल देता है, जिससे नॉक नी डेवलप होता है। अदर मेडिकल कंडीशंस। आर्थराइटिस, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नीज जॉइंट डैमेज करके अलाइनमेंट बिगाड़ देता है। बोन डिजीजेस वीकनेस और डिफॉर्मिटी पैदा कर सकते हैं। करेक्टिव मेजर्स। बच्चों में यह अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है। फिर भी बच्चों की डाइट पर ध्यान दें और उन्हें खाने में सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स दें। कुछ केसेस में डॉक्टर ब्रेसेस का इस्तेमाल बोल सकते हैं और आमतौर पर विटामिन डी, कैल्शियम एंड फास्फोरस से भरपूर आहार की सलाह दे सकते हैं। करेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर नॉक नी। इसे करेक्ट करने के लिए खास करेक्टिव एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है, जो हिप, थाई और लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग और अलाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइड लाइंग लेग रेजेस। एक साइड पर लेट जाएं। अपर लेग को स्लोली ऊपर उठाएं और नीचे लाएं। यह हिप अबडक्टर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और नी अलाइनमेंट में मदद करता है। इनर थाई स्ट्रेच। लेग्स को वाइड स्प्रेड करके बैठें। बॉडी को धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करें। इससे इनर थाई मसल स्ट्रेच होते हैं और अलाइनमेंट बेहतर होता है। स्टेप अप्स। किसी स्टेप या लो बेंच पर ऑल्टरनेट लेग्स से चढ़ें और उतरें। यह क्वाड्रिसेप्स और हिप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। रेजिस्टेंस बैंड साइड वॉक्स। नीज के ऊपर रेजिस्टेंस बैंड पहन लें। हाफ स्क्वाट पोजीशन में रहकर साइडवेज वॉक करें। यह ग्लूटस मीडियस और हिप मसल्स को एक्टिवेट करता है। बटरफ्लाई स्ट्रेच। ग्राउंड पर बैठकर दोनों फीट को आपस में मिलाएं। नीज को स्लोली अप डाउन करें। यह इनर थाइस और हिप जॉइंट्स के लिए इफेक्टिव है। वॉल स्क्वाट्स विद बॉल। बैक को वॉल से लगाएं और नीज को बेंड करें। नीज के बीच स्मॉल बॉल या पिल्लो रखें और स्क्वाट करते समय स्क्वीज करें। यह इनर थाइस और लेग अलाइनमेंट में मदद करता है। योगा आसनास। कुछ योगासन ऐसे हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज के नाम से भी जाना जाता है, एक बुनियादी योगासन है जो आपके पोस्चर को सुधारने में मदद करता है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलन में सुधार करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसे करने से शरीर में स्थिरता और जागरूकता आती है। वृक्षासन एक योगासन है जो संतुलन और पैरों के अलाइनमेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आसन शरीर को स्थिर रखने और एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। इसे करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में लचीलापन आता है। उत्कटासन, जिसे चेयर पोज भी कहा जाता है, जांघों और कूल्हों की शक्ति बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन योगासन है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और संतुलन में सुधार करता है। इसे करने से पैरों और पीठ की मांसपेशियों को भी लाभ मिलता है। अगर नॉक नी बहुत ज्यादा है और वॉकिंग यानी गेट पर असर डाल रहा है, तो सिर्फ एक्सरसाइजेस से पूरी तरह करेक्ट नहीं होगा। ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी या ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट जरूरी है। बच्चों में अर्ली डिटेक्शन और एक्सरसाइजेस काफी इफेक्टिव होते हैं। इसलिए बच्चों में किसी भी प्रकार की समस्या का जल्द से जल्द पता लगाना और उन्हें सही व्यायाम कराना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज बो लेग्स, यानी धनुषाकार पैर। बो लेग्स, जिसे जेनु वरुंग भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति के पैर बाहर की ओर मुड़े हुए दिखते हैं, जिसमें एंकल्स के आपस में मिले होने पर भी उनके नीज बहुत दूर रहते हैं। बो लेग्स होने के कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिकेट्स। रिकेट्स में बोन्स सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं क्योंकि मिनरलाइजेशन ठीक से नहीं होती। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो बॉडी वेट वीक बोन्स पर अनइक्वल लोड डालता है। यह लोड बाहर की ओर झुकाव पैदा करता है, जिससे नीज बाहर की ओर ड्रिफ्ट करते हैं और बो लेग्स बनते हैं। बो लेग्स होने का अगला कारण है इम्प्रॉपर वॉकिंग हैबिट्स। छोटे बच्चे कभी कभी अर्ली वॉकिंग या रॉन्ग वॉकिंग पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। इससे ग्रोथ प्लेट्स पर अनइक्वल प्रेशर पड़ता है।
समय के साथ नीज बाहर की ओर झुक जाते हैं। बो लेग्स होने का अगला कारण जेनेटिक और हेरेडिटरी फैक्टर्स हो सकता है। कुछ बच्चों में बर्थ से ही बोन ग्रोथ पैटर्न ऐसा होता है कि लेग्स नेचुरल अलाइनमेंट से बाहर की ओर कर्व हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री होने पर बो लेग्स का रिस्क बढ़ जाता है। बो लेग्स होने का अगला कारण है बोन डिजीज। कंडीशंस जैसे ब्लाउन्स डिजीज में टिबिया, शिन बोन की ग्रोथ प्लेट अबनॉर्मल होती है। यह बोन को बाहर की ओर बेंड कर देती है, जिससे बो लेग्स डेवलप हो जाते हैं। बो लेग्स होने का अगला कारण है इंजरी और ट्रॉमा, नियर नी और ग्रोथ प्लेट। अगर बचपन में नी या टिबिया के ग्रोथ प्लेट पर इंजरी हो जाए तो अनइवन ग्रोथ हो सकता है। अनइक्वल ग्रोथ से बोन बाहर की ओर झुक जाती है, रिजल्ट बो लेग्स। बो लेग्स होने का अगला कारण है ओबेसिटी और ओवरवेट। एक्सेस वेट से ग्रोइंग बोन्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। यह प्रेशर लेग बोन्स को बाहर की ओर पुश करता है, जिससे नीज दूर दूर हो जाते हैं। बो लेग्स होने का अगला कारण अदर मेडिकल कंडीशंस हो सकती है। कुछ रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स सच एज पगेट्स डिजीज भी बोन डेवलपमेंट को अफेक्ट करके बो लेग्स पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बो लेग्स के करेक्टिव मेजर्स के बारे में। शिशुओं के लिए बो लेग्स आमतौर पर 12 से 18 महीनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाता है। सीवियर केसेस में या यदि स्थिति बनी रहती है तो डॉक्टर ब्रेसेस, प्लास्टर या यहाँ तक कि सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जिनसे बो लेग्स को करेक्ट किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है साइड लाइंग लेग रेजेस। एक साइड पर लेट जाएं। अपर लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और फिर नीचे लाएं। इससे हिप अबडक्टर मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनर थाई स्क्वीज और पिल्लो स्क्वीज एक्सरसाइज। लेटकर या चेयर पर बैठकर नीज के बीच एक पिल्लो रखें। नीज से पिल्लो को दबाएं और 5-10 सेकंड होल्ड करें। यह एक्सरसाइज इनर थाई मसल्स को मजबूत करती है और नीज को अंदर लाने में मदद करती है। ब्रिजिंग विद पिल्लो स्क्वीज। बैक के बल लेटें, नीज बेंड रखें और फीट ग्राउंड पर। नीज के बीच पिल्लो रखें। अब हिप्स को ऊपर उठाएं और साथ ही नीज से पिल्लो दबाएं। यह ग्लट्स, हैमस्ट्रिंग्स और इनर थाइस को एक्टिवेट करता है। स्टैंडिंग हिप एडक्शन, रेजिस्टेंस बैंड। एक रेजिस्टेंस बैंड को साइड पर फिक्स करें और एंकल में बांधें। बैंड के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर लेग को क्रॉस करते हुए अंदर की ओर लाएं। इससे हिप और इनर थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। योगा पोजेस। कुछ योगासन ऐसे हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे वृक्षासन, जिसे ट्री पोज भी कहा जाता है, एक योगासन है जो बैलेंस और अलाइनमेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह फीट्स, एंकल्स और स्पाइन मसल्स को मजबूत करता है। बद्ध कोणासन, जिसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कहते हैं, इनर थाई को स्ट्रेच और मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन आसन है। ताड़ासन एक बुनियादी योगासन है जो ओवरऑल पोस्चर और बॉडी अलाइनमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। यह आसन शरीर को मजबूत करने और संतुलन में सुधार करने में मदद करता है। यहाँ हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर बो लेग्स बहुत ज्यादा है और वॉकिंग गेट पर असर डाल रहे हैं तो सिर्फ एक्सरसाइजेस से पूरी तरह करेक्ट नहीं होंगे। ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस या ऑर्थोपीडिक कंसल्टेशन जरूरी है। बच्चों में शुरुआत से ही बो लेग्स के अर्ली डिटेक्शन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें शुरू से ही एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व रखना चाहिए। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज फ्लैट फुट, यानी सपाट पैर। फ्लैट फुट, जिसे पेस प्लेनस भी कहते हैं, एक ऐसी स्थिति है जहां पैर का पूरा तलवा जमीन को छूता है और पूरा पांव जमीन से चिपक जाता है। ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हील या आंच वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। फ्लैट फुट होने के कई कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीक फुट मसल्स। फुट के अंदर आंच बनाने वाली मसल्स और टेंडन्स होते हैं, जैसे टिबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर मसल्स। अगर ये मसल्स वीक हो जाएं, तो फुट आंच को सपोर्ट नहीं कर पाते। धीरे धीरे आंच कोलैप्स होकर पूरा फुट ग्राउंड से टच करने लगता है, रिजल्ट फ्लैट फुट। जेनेटिक और हेरेडिटरी फैक्टर्स। कुछ लोग जन्म से ही फ्लैट फुट टेंडेंसीज लेकर पैदा होते हैं, जिससे आंच कभी डेवलप ही नहीं होता। यह कंजेनिटल फ्लैट फुट कहलाता है और बचपन से ही दिखाई देता है। ओबेसिटी, एक्सेस बॉडी वेट फुट के जॉइंट्स और मसल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है।
यह आंच को दबाकर धीरे धीरे कोलैप्स कर देता है, जिससे फ्लैट फुट डेवलप हो जाता है। फ्लैट फुट का अगला कारण है इम्प्रॉपर फुटवेयर। लॉन्ग टर्म फ्लैट स्लिपर्स या शूज जिनमें आंच सपोर्ट नहीं होता, पहनने से फुट की मसल्स वीक हो जाती हैं। बिना सपोर्ट के आंच सस्टेन नहीं कर पाता और फ्लैटन हो जाता है। इंजरी और ट्रॉमा। अगर एंकल या फुट का टेंडन, खासकर टिबियलीज पोस्टीरियर टेंडन, टियर या डैमेज हो जाए तो आंच कोलैप्स हो जाता है। फ्रैक्चर्स या रिपीटेड स्ट्रेस भी फ्लैट फुट का कारण बन सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशंस। पोलियो, सेरिब्रल पॉल्जी या मसल डिस्ट्रॉफी जैसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मसल्स वीक हो जाते हैं। वीक मसल्स आंच को मेंटेन नहीं कर पाते, जिससे फ्लैट फुट हो सकता है। एज रिलेटेड फैक्टर्स। एज के साथ टेंडन्स और लिगामेंट्स लूज और वीक हो जाते हैं। इससे अडल्ट एक्वायर्ड फ्लैट फुट डेवलप हो सकता है। करेक्टिव मेजर्स में हम जूतों के लिए आंच सपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। यह पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। आंच सपोर्ट विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सही टाइप का सिलेक्शन करना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जिनसे फ्लैट फुट को करेक्ट किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले है टो कर्ल एक्सरसाइज। चेयर पर बैठें और जमीन पर एक टॉवल रखें। टोज से टॉवल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। यह फुट आर्च और टोज की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। पैरों की उंगलियों में पेन फंसाकर लिखने की कोशिश करना भी एक लाभकारी व्यायाम हो सकता है। यह पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मार्बल पिकअप एक्सरसाइज। जमीन पर कुछ मार्बल्स या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रखें। टोज से एक एक मार्बल उठाकर बॉल में डालें। इससे फुट ग्रिप और स्मॉल मसल्स एक्टिवेट होती हैं। हील रेजेस, काफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्टैंडिंग पोजीशन में धीरे धीरे हील्स को ऊपर उठाकर टोज पर बैलेंस करें। कुछ सेकंड होल्ड करें और फिर नीचे आएं। यह आर्च और काफ मसल्स दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आर्च लिफ्ट, शॉर्ट फुट एक्सरसाइज। बेयरफुट खड़े हों। टोज और हील को ग्राउंड पर रखते हुए आर्च को ऊपर उठाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड होल्ड करें और रिलैक्स करें। यह डायरेक्टली फुट आर्च को टारगेट करता है। रोलिंग एक्सरसाइज। फुट के नीचे टेनिस बॉल या फ्रोजन वाटर बॉटल रखें। धीरे धीरे बॉल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोल करें। यह फुट मसल्स को मसाज और स्ट्रेंथ दोनों देता है। टो वॉकिंग। कमरे में 1 से 2 मिनट सिर्फ टोस पर चलें। यह फुट आर्चेस को नेचुरली स्ट्रेंथन करता है। कुछ ऐसे योगासन हैं जो इस डिफॉर्मिटी में बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे वज्रासन, जिसे एंकल और फुट स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव आसन है। यह आसन फुट और एंकल्स को मजबूत करने में मदद करता है, साथ ही पैरों की मसल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं, राइट अलाइनमेंट और आर्च डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। यह आसन शरीर को मजबूत बनाता है और बैलेंस में सुधार करता है। स्पेशल नोट में, इन एक्सरसाइजेस के अलावा फ्लैट फुट अगर बहुत सीवियर है और पेन भी करता है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है। कुछ केसेस में आर्च सपोर्ट इंसोल्स भी यूज करने पड़ते हैं। ये इंसोल पैरों को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करते हैं और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इनका उपयोग उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है जिनके पैर सपाट हैं या जिन्हें प्लांटर फैसिटिस जैसी समस्या है। सोचिए, अगर खेलों से सिर्फ बॉडी स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि माइंड और सोसाइटी में भी पॉजिटिव बदलाव आए तो क्या हो। आज हम बात करेंगे वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और उसके फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स के बारे में। हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। स्पोर्ट्स हमेशा से ह्यूमन कल्चर का इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे हैं। ये हमें फिजिकल एक्टिविटी, कंपटीशन, पर्सनल ग्रोथ और सोशल इंटरैक्शन का मौका देते हैं। पहले के समय में महिलाओं को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने में कई बैरियर्स फेस करने पड़ते थे। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल नॉर्म्स, जेंडर स्टेरियोटाइप्स, फैसिलिटीज की कमी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आज की विमेन हर लेवल पर एक्सेल कर रही हैं, चाहे ग्रास रूट्स हो या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस।
स्पोर्ट्स में विमेन की पार्टिसिपेशन सिर्फ जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट का रास्ता है। स्पोर्ट्स से महिलाओं को फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग और सोशल एम्पावरमेंट मिलता है, जो उनकी लाइफ को बेहतर बनाता है और उन्हें लीडरशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट के नए अवसर देता है। चलिए अब डिटेल में जानते हैं कि विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स से क्या-क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल बेनिफिट्स में सबसे पहले है हेल्दी हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। स्पोर्ट्स करने से विमेन का हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। रिसर्च कहती है कि हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स। बास्केटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट्स मसल्स और बोन्स को मजबूत बनाते हैं। इससे विमेन में ओस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है और पोस्चर, स्टेबिलिटी और मोबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। वेट मैनेजमेंट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ओबेसिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्पोर्ट्स कैलोरी बर्न करके मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं और बॉडी फैट कंट्रोल में रखते हैं। बैलेंस डाइट के साथ ये वेट मैनेजमेंट में की रोल निभाते हैं। हार्मोनल बैलेंस। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव करती है। इससे पीएमएस के सिम्टम्स कम होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है। स्टडीज कहती हैं कि स्पोर्ट्स करने वाली महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पेन भी कम होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस। स्पोर्ट्स करने से डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कुछ टाइप्स के कैंसर का रिस्क कम होता है। साथ ही ये इम्यून सिस्टम और इंसुलिन सेंसिटिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फंक्शनल फिटनेस। स्पोर्ट्स एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं, जो डेली लाइफ एक्टिविटीज में भी काम आते हैं, खासकर उम्र बढ़ने के बाद। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स की। इनमें आने वाले बेनिफिट्स हैं स्ट्रेस रिलीफ एंड गुड मूड। स्पोर्ट्स से एंडोर्फिन्स यानी फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम करते हैं और मूड बेहतर बनाते हैं। कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। गोल्स अचीव करने और रिकॉग्निशन मिलने से विमेन का कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। यंग गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स एक पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप करने का तरीका है। बेटर ब्रेन फंक्शन। स्पोर्ट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजी और फोकस सिखाते हैं। इससे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। इमोशनल रेजिलियंस। स्पोर्ट्स विमेन को परसेवरेंस और अडेप्टेबिलिटी सिखाते हैं। जीत और हार दोनों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना लाइफ स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बेटर स्लीप। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी डीप और रेस्टफुल स्लीप लाती है, जिससे क्लैरिटी और मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ती है। मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन। स्पोर्ट्स करने वाली विमेन में डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स का रिस्क काफी कम होता है। खासकर टीम स्पोर्ट्स से बिलोंगिंगनेस की फीलिंग मिलती है। और लास्ट में है सोशल बेनिफिट्स। इनमें आने वाले बेनिफिट्स हैं एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी। स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करते हैं और विमेन को रोल मॉडल बनाते हैं, जो आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। लीडरशिप एंड टीम वर्क। स्पोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और टीम वर्क जैसी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करते हैं, जो वर्क प्लेस और कम्युनिटी दोनों में काम आते हैं। सोशल नेटवर्क एंड फ्रेंडशिप। स्पोर्ट्स विमेन को डाइवर्स बैकग्राउंड से जोड़ते हैं, जिससे न्यू फ्रेंडशिप्स और पर्सनल प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। कल्चरल एक्सचेंज। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स विमेन को नई कल्चर्स और पर्सपेक्टिव से इंट्रोड्यूस करते हैं और नेशनल प्राइड को बढ़ाते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट। विमेन एथलीट्स कम्युनिटी प्रोग्राम्स, चैरिटी और यूथ मेंटरशिप में हिस्सा लेकर समाज में पॉजिटिव बदलाव लाती हैं। सेफ्टी एंड सेल्फ डिफेंस। मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स विमेन को प्रैक्टिकल सेफ्टी स्किल्स देते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस बढ़ती है। स्पोर्ट्स सिर्फ फील्ड तक सीमित नहीं है, ये विमेन की बॉडी, माइंड और सोसाइटी तीनों को एम्पावर करते हैं। चाहे हेल्थ इंप्रूव करनी हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो या सोसाइटी में बदलाव लाना हो, स्पोर्ट्स हर लेवल पर विमेन को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो।
क्या आपको पता है कि एक लड़की की लाइफ में सबसे बड़ा माइलस्टोन कौन सा होता है? वो है उसका पहला पीरियड यानी मेनार्क। और इसके बाद शुरू होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जर्नी, जिसमें कई बार नॉर्मल चेंजेस होते हैं और कई बार सीरियस डिसऑर्डर्स भी। आज हम इसी बारे में सिंपल और इजी तरीके से बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेनार्क यानी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत, इसे लड़की का पहला पीरियड भी कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन या डिसऑर्डर्स यह सिग्नल करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ गड़बड़ है। आगे बढ़ने से पहले हमें समझना है कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड हर महीने आने वाला एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज के दौरान होता है। हर महीने यूटेरस की इनर लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो यही लाइनिंग टूटकर ब्लड और टिश्यूज के साथ बाहर निकलती है। इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एक साइन है कि फीमेल बॉडी हेल्दी तरीके से काम कर रही है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव है। ड्यूरेशन एंड साइकिल। यूजुअली मेंस्ट्रुएशन 3 से 7 दिन तक चल सकता है। ये साइकिल लगभग हर 28 दिन पर रिपीट होता है, लेकिन 21 से 35 दिन का गैप भी नॉर्मल माना जाता है। सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इस दौरान कई फीमेल्स को क्रैम्प्स, बैक पेन, मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग और फटीग फील हो सकती है। ये नॉर्मल है क्योंकि इस समय बॉडी में हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं। हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स के दौरान पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स या टैम्पॉन्स यूज करने चाहिए और इन्हें टाइमली चेंज करना चाहिए। इससे इन्फेक्शंस का रिस्क कम होता है और हेल्थ बेटर रहती है। मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद चलिए स्टेप बाय स्टेप मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन या डिसऑर्डर्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेनार्क की। इसका मतलब है लड़की का पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये यूजुअली 12 साल की एज में होता है, लेकिन 8 से 16 साल के बीच कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ये एक लड़की की लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है क्योंकि ये प्यूबर्टी की शुरुआत और रिप्रोडक्शन का सिग्नल है। कुछ फैक्टर्स हैं जो मेनार्क को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ ऑफ गर्ल। अंडरवेट गर्ल्स में मेनार्क डिले हो सकता है, जबकि ओवरवेट गर्ल्स में अर्ली हो सकता है। एथनिसिटी, जियोग्राफिकल लोकेशन और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी इफेक्ट डाल सकते हैं। एलीट एथलीट्स में इंटेंस ट्रेनिंग के कारण मेनार्क लेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। मेनार्क की शुरुआत होने के बाद गर्ल्स के लिए जरूरी है कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन सीखें, जैसे पैड्स या टैम्पॉन्स यूज करना, साइकिल को समझना और इन्फेक्शन से बचने के लिए हाइजीन मेंटेन करना। अगर किसी लड़की को इरेगुलर पीरियड्स या डिसफंक्शन दिखे तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की, जिसे हिंदी में मासिक धर्म के विकार भी कहते हैं। इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मल चेंज। इसमें पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, मिस हो सकते हैं या बिल्कुल एब्सेंट हो सकते हैं। ये हर एज ग्रुप की विमेन को अफेक्ट कर सकता है। इसमें आने वाला पहला डिसफंक्शन है एमेनोरिया। पीरियड्स का लगातार 3 महीने तक एब्सेंट होना एमेनोरिया कहलाता है। एमेनोरिया 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। यदि 16 साल की उम्र तक किसी महिला का फर्स्ट पीरियड नहीं हुआ है तो इसे प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। और यदि पहले किसी लड़की में पीरियड्स रेगुलर थे और वे बाद में बंद हो जाते हैं तो यह सेकेंडरी एमेनोरिया है। एमेनोरिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, थायराइड डिसफंक्शन, स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेट लॉस, मेडिकेशंस या मेडिकल कंडीशंस। एमेनोरिया के सिम्टम्स में शामिल है पीरियड्स एब्सेंट होना, इनफर्टिलिटी, हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस और मूड चेंजेस। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सेकेंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज ओलिगोमेनोरिया। इसमें पीरियड्स इरेगुलर या इनफ्रीक्वेंट होते हैं जो 35 दिनों से ज्यादा के गैप पर आते हैं। इसका मतलब है पीरियड्स का कोई सेट पैटर्न नहीं है। पीरियड्स आने का टाइम बदलता रहता है।
ओलिगोमेनोरिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, वेट चेंजेस, पीसीओएस, थायराइड डिसफंक्शन या मेडिकेशंस। ओलिगोमेनोरिया के सिम्टम्स में शामिल है इरेगुलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, एक्ने, फेशियल हेयर ग्रोथ और मूड चेंजेस। थर्ड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज मेनोरेजिया। नॉर्मली पीरियड्स 3 से 7 दिन तक चलते हैं, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 7 दिन से भी ज्यादा लंबी हो तो इसे मेनोरेजिया कहते हैं। मेनोरेजिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। मेनोरेजिया के सिम्टम्स में शामिल है हेवी ब्लीडिंग, क्लॉट्स, फटीग, वीकनेस और अनेमिया के सिम्टम्स। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज डिस्मेनोरिया। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान पेनफुल क्रैम्प्स होना नॉर्मल है, लेकिन जब क्रैम्प्स बहुत ज्यादा अबनॉर्मली पेनफुल होते हैं तो इस सिचुएशन को डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स या पेल्विक इन्फेक्शन। डिस्मेनोरिया के सिम्टम्स में शामिल है लोअर एब्डोमेन एंड बैक पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फटीग और हेडेक। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज पॉलीमेनोरिया। जैसा कि पहले बताया है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन पर रिपीट होता है, लेकिन 21 से 35 दिन का गैप भी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन जब पीरियड्स बहुत जल्दी आए, फॉर एग्जाम्पल 21 दिन से कम में, तो यह सिचुएशन पॉलीमेनोरिया कहलाती है। पॉलीमेनोरिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, थायराइड प्रॉब्लम्स, वेट चेंजेस एंड एंडोमेट्रियोसिस। पॉलीमेनोरिया के सिम्टम्स में शामिल है फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, क्रैम्प्स और फटीग। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज मेट्रोरेजिया। जब पीरियड्स के दिनों के अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के दिनों में इरेगुलर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो तो यह सिचुएशन मेट्रोरेजिया कहलाती है। मेट्रोरेजिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, इन्फेक्शंस या कभी-कभी सीरियस कंडीशंस जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर। मेट्रोरेजिया के सिम्टम्स में शामिल है अबनॉर्मल ब्लीडिंग, क्रैम्प्स और पेन। नेक्स्ट इज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड्स आने से पहले फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स को पीएमएस यानी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कई कारणों से हो सकता है, जैसे हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन और लैक ऑफ एक्सरसाइज। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स में शामिल है ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, फटीग और फूड क्रेविंग्स। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर इज प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, पीएमडीडी। यह पीएमएस का सीवियर फॉर्म है, जिसमें इमोशनल और फिजिकल सिम्टम्स बहुत इंटेंस हो जाते हैं। पीएमडीडी यानी प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहलाता है। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर का एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं, लेकिन हार्मोनल चेंजेस और डिप्रेशन और एंजाइटी से लिंक्ड हो सकता है। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स में शामिल है सीवियर मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम फटीग जो पीरियड स्टार्ट होते ही इम्प्रूव हो जाते हैं। फीमेल की लाइफ में एक स्टेज आती है जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स परमानेंटली बंद हो जाते हैं और वुमन कंसीव नहीं कर सकती, यानी अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसे मेनोपॉज कहते हैं, यानी टर्मिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूजुअली ये 49-52 इयर्स की एज में होता है। अगर किसी वुमन को 1 साल तक पीरियड्स न आए तो इसे मेनोपॉज माना जाता है। यह सिम्टम जल्दी भी आ सकते हैं, स्पेशली अगर यूटेरस सर्जिकली रिमूव किया गया हो। मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स और वजाइनल ड्राइनेस जैसे प्रॉब्लम्स कॉमन हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ फीमेल एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के चक्कर में अनजाने में अपने हेल्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं? आज हम बात करने वाले हैं फीमेल एथलीट ट्रायड के बारे में। ये एक सीरियस हेल्थ कंडीशन है जिसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम्स शामिल होती हैं: ईटिंग डिसऑर्डर्स या लो एनर्जी, एमेनोरिया यानी पीरियड्स का बंद हो जाना, और ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इशू नहीं है, बल्कि एक हेल्थ प्रॉब्लम है जो महिला के फ्यूचर, फर्टिलिटी और बोन हेल्थ को लाइफ टाइम के लिए अफेक्ट कर सकती है। हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में
हम फीमेल एथलीट ट्रायड को डिटेल में समझेंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, इसके 3 कंपोनेंट्स दैट इज ओस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या हैं और ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम यह भी जानेंगे कि ये किन एथलीट्स को ज्यादा इफेक्ट करता है और हम इसे कैसे पहचान और मैनेज कर सकते हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड तब होती है जब एक महिला एथलीट का एनर्जी इंटेक यानी जो कैलोरीज वो खाती है वो उसकी एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी जितना खाने की जरूरत है उससे बहुत कम हो जाती है। जब बॉडी को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलती तो वो अपने कुछ एसेंशियल सिस्टम्स को बंद करना शुरू कर देती है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल और बोन ग्रोथ, ताकि बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस चल सकें। ये ट्रायड ज्यादातर उन स्पोर्ट्स से जुड़ी है जिनमें लीन बॉडी या कम बॉडी वेट पर ज्यादा जोर दिया जाता है। आइए अब इन तीनों कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते हैं। पहला कंपोनेंट है ईटिंग डिसऑर्डर्स और लो एनर्जी। ईटिंग डिसऑर्डर्स एक गंभीर साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहां लोग खास तौर पर फीमेल वेट कंट्रोल करने के लिए अनहेल्दी मेथड्स अपनाते हैं, जैसे खाना कम करना, जबरदस्ती उल्टी करना या लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करना। 2 सबसे कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर्स है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। सबसे पहले एनोरेक्सिया नर्वोसा को समझते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि यह प्रॉब्लम इंसान की साइकोलॉजी से शुरू होती है जिसका असर शरीर पर दिखने लगता है। ज्यादातर यह प्रॉब्लम महिलाओं में होती है। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले किसी इंसान को लगता है कि उसका वेट बहुत ज्यादा है, भले ही उसका वेट नॉर्मल से भी कम हो। पतली होने पर भी जब भी वह महिला खुद को आईने में देखती है तो उसे लगता है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है। इसके चलते वह महिला जरूरत से बहुत कम, लगभग 500 कैलोरी पर डे खाना शुरू कर देती है। इसमें लोग अपने बॉडी के हिसाब से बहुत कम वेट के होते हैं। उन्हें वेट गेन का इलॉजिकल फियर होता है। वे खाने को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं या तो बहुत कम खाते हैं, जिसे रिस्ट्रिक्टिव टाइप एनोरेक्सिया कहते हैं, या खाने के बाद उल्टी करते हैं, जिसे बिंज और पर्जिंग टाइप एनोरेक्सिया कहते हैं। एनोरेक्सिया के साइंस एंड सिम्टम्स में आते हैं बहुत ज्यादा पतला होना, खाने को लेकर ऑब्सेशन, सोशल फंक्शन से दूर रहना और एमेनोरिया। इसके ट्रीटमेंट के लिए एक प्रोफेशनल टीम की जरूरत होती है जिसमें मेडिकल डॉक्टर, डाइटिशियन और थेरेपिस्ट शामिल हों। इसके बाद है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें लोग थोड़े समय में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, जिसे बिंज ईटिंग कहते हैं, और फिर वेट गेन से बचने के लिए उसे अनइंटेंशनली वॉमिट करके बाहर निकालते हैं, जिसे पर्जिंग कहते हैं। पर्जिंग में उल्टी करना, लैक्सेटिव्स लेना या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना शामिल है। बुलिमिया के साइंस एंड सिम्टम्स में आते हैं वेट में लगातार उतार चढ़ाव, भूख खत्म हो जाना, बाथरूम का ज्यादा इस्तेमाल और डेंटल प्रॉब्लम्स। ईटिंग डिसऑर्डर का इलाज अक्सर एक टीम अप्रोच से होता है जिसमें फिजिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फैमिली मेंबर्स शामिल होते हैं। इसमें थेरेपी बहुत जरूरी है ताकि नेगेटिव बॉडी इमेज और लो सेल्फ एस्टीम जैसी इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। प्रिवेंशन, कोचेस, पेरेंट्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स को एथलीट्स पर अनरियलिस्टिक बॉडी वेट अचीव करने का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है रिप्रोडक्टिव एज की महिला में मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का न होना। एमेनोरिया 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है 16 साल की उम्र तक मेंस्ट्रुएशन शुरू न होना, जो कि नॉर्मली 12 साल की उम्र तक शुरू हो जाते हैं। और सेकेंडरी एमेनोरिया का मतलब है अगर रेगुलर पीरियड्स आने के बाद वो लगातार 3 महीनों के लिए बंद हो जाएं। फीमेल एथलीट्स में एमेनोरिया का सबसे बड़ा कारण एनर्जी डेफिसिट है। जब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो और कैलोरिक इंटेक बहुत कम, तो बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। इसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एमेनोरिया भी कहते हैं। अगर कोई एथलीट एमेनोरिया से जूझ रही है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर इसका इलाज न किया जाए तो इससे ओस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ट्रीटमेंट सिंपल है, न्यूट्रिशन इंप्रूव करना, ट्रेनिंग बैलेंस करना और कुछ केसेस में हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। तीसरा कंपोनेंट है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है लो बोन मास, यानी हड्डियों का कमजोर होना, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। जब पीरियड्स इरेगुलर या एब्सेंट होते हैं एमेनोरिया की वजह से, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है।
एस्ट्रोजन हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। कम एस्ट्रोजन की वजह से बोन्स कमजोर होने लगती हैं। अगर किसी 20 साल की लड़की को उसके टीनेज ग्रोथ पीरियड में मेंसेस नहीं आते, तो उसकी बोन्स एक 70 साल की महिला जितनी कमजोर हो सकती हैं। इससे स्ट्रेस फ्रैक्चर्स और बाद में लाइफ में मेजर फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ जाता है। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और किसी भी मेडिकेशन के बारे में डॉक्टर से बात करें। किन स्पोर्ट्स में ज्यादा रिस्क है? फीमेल एथलीट ट्रायड ज्यादातर उन स्पोर्ट्स में देखी जाती है जहां लीननेस या अपीयरेंस पर ज्यादा फोकस होता है, जैसे जिम्नास्टिक्स, बैले, फिगर स्केटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और वेट कैटेगरी वाले स्पोर्ट्स जैसे रेसलिंग या बॉक्सिंग। किन साइंस पर ध्यान दें? अगर आपको या आपके आसपास किसी एथलीट में ये साइंस दिखें, तो अलर्ट हो जाइए। हमेशा थकान महसूस होना, बार बार चोट लगना या स्ट्रेस फ्रैक्चर होना, पीरियड्स इरेगुलर होना या बंद हो जाना, तेजी से वेट लॉस होना, बॉडी वेट या खाने को लेकर एक्सट्रीम ऑब्सेशन। गुड न्यूज ये है कि फीमेल एथलीट ट्रायड को प्रिवेंट और ट्रीट किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है बैलेंस न्यूट्रिशन लेना और ट्रेनिंग के हिसाब से पर्याप्त कैलोरीज खाना, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना। कोचेस, पेरेंट्स और एथलीट्स सबको चाहिए कि अननेसेसरी थिननेस का प्रेशर ना डालें। हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखना और ओवर ट्रेनिंग से बचना और प्रॉपर रेस्ट लेना। रिकवरी के लिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम जिसमें डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और काउंसलर शामिल हों, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिस्टोर करने, बोन हेल्थ इंप्रूव करने और परफॉर्मेंस वापस लाने में मदद करती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर फीमेल एथलीट तक ये अवेयरनेस पहुंचे और हम अपने फ्यूचर चैंपियंस को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।